साल 2010 होकाइडो यूनिवर्सिटी जापान के एक रिसर्च लैब में साइंटिस्ट ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्लिमी येलो ऑर्गेनिज्म को एक मेज के अंदर छोड़ दिया और कुछ घंटों बाद उसने एग्जैक्ट वही परफेक्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट मैप डिजाइन कर दिया जो कि टोक्यो की असली मेट्रो सिस्टम के साथ एग्जैक्ट मैच कर दिया। और शॉकिंग से बात कि इसके पास ना ही कोई आंखें है ना ही कोई ब्रेन है, पर फिर भी इतनी छोटी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे? तो क्या कोई ऐसा डिजाइनर बैठा है जिसे हम भगवान भी कहते हैं? तो क्या असल में वही है जो इस परफेक्शन के पीछे छुपा है, या फिर नेचर खुद में अपने आप में ही इतना कैपेबल है कि जरूरत ही नहीं है किसी के होने या ना होने की? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कई लाखों डिलीवरी बॉय है जो हर रोज हर सेकंड अपना काम कर रहे होते हैं, ना कोई छुट्टी, बस नॉन स्टॉप काम करते ही रहते हैं। सामान उठाते, गिराते, फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए निकल जाते। मिलिए इन्हीं में से एक डिलीवरी बॉय से जिसका नाम है काइनेसिन। हाँ, ये किसी कंपनी में नहीं बल्कि हमारे सेल जिसका डायमीटर अप्रोक्स 20 से 30 माइक्रोमीटर तक ही है, बस उसी के अंदर रहता है और अपना काम करता है। और इनका काम होता है कि सेल के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाना। जैसे एक ऑफिस के अंदर कुरियर बॉय का काम होता है, वैसे ही कभी ये सेल के न्यूक्लियस से आउटर लेयर मेम्ब्रेन तक चीजें पहुंचाते हैं, तो कभी कहीं से कहीं। और एक सेकंड के लिए भी अगर ये रुक जाए तो पूरा सिस्टम ही हिल सकता है। ना ऑक्सीजन मिलती, ना सिग्नल पहुंचते, मतलब पूरी लाइफ ही रुक जाती। और ये छोटी सी मशीन भी वही से एनर्जी यूज करते हैं जहां से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गान तथा ऑर्गेनल सब यूज करते हैं, जिसे बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। नाम है एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये है उन्हीं काइनेसिन के लिए पेट्रोल। और ये एटीपी हमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऐसे करोड़ डिलीवरी बॉय है जो अगर एक भी टाइम पे काम में ना आए तो पूरी बॉडी की फील्डिंग सेट है। ये सोचकर ही शौक लगता है कि इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। अब आप बैक्टीरिया को ही देख लीजिए, ना ही इसके पास हमारे जैसे कोई पैर या हाथ होती है, तो आप सोच रहेंगे फिर ये चलता कैसे, अपना काम करता कैसे? तो बेसिकली ये स्विम करते हैं, और स्विम करने के लिए इसके पास ऐसी चीज होती है जो अभी भी विज्ञान को हैरान कर देते हैं। ये है नेचर का सबसे एफिशिएंट मोटर, जिसको कहते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम बेसिकली एक छोटी सी टेल होती है जो मोटर की तरह रोटेट करती है। और गैस करो, ये छोटी सी मोटर 60,000 आरपीएम से घूमती है, मतलब एक मिनट में 60,000 बार। इंजीनियर्स तक शॉक हो जाते हैं ये माइंड ब्लोइंग डिजाइन देखकर, क्योंकि ये मोटर के पार्ट्स बिल्कुल मैकेनिकल मोटर जैसे ही काम करते हैं। बिल्कुल मैकेनिकल मोटर जैसे शाफ्ट, रोटर, स्टार्टर्स, बट सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। साइंस के कुछ एक्सपर्ट कहते हैं अगर कोई परफेक्ट एफिशिएंसी सिस्टम होता है तो वो ये है, ये छोटी सी बायोलॉजिकल मोटर। सोचो, एक सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म जो हमसे हजारों गुना छोटा है, उसके पास भी एक ऐसी मशीन है जिसको बनाने के लिए इंसानों को अब तक सेंचुरीज लग गए। और ये तो ब्यूटी है, जितना माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते जाओ उतना ही बिगर सरप्राइज मिलते हैं। जैसे आप स्लाइम मोल्ड की ही बात कर लो। स्लाइम मोल्ड एक ऐसा जीव है जिसके पास ना ही कोई ब्रेन है, ना ही कोई नर्व्स, ना आंखें, फिर भी बिहेव ऐसा करता है जैसे कोई जीनियस हो। अगर आप इसको बोलें कि मुझे एक सर्वे सिस्टम बनाना है जिसमें मिनिमम लेंथ और रिसोर्सेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो ये वो भी कर देगा। एक बार तो जापानीज साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, जिसमें साइंटिस्ट ने टोक्यो और उसके आसपास के सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर कुछ खाने की चीजें रख दी और टोक्यो की जगह पर उस स्लाइमोड को रख दिया। स्टार्टिंग में तो वो चारों दिशाओं में फैलता गया, पर जैसे जैसे उसे फूड मिलते गए वैसे वैसे इसने खुद को मॉडिफाई करता गया और लगभग 24 घंटे में सभी फूड पार्टिकल्स के अराउंड कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया जो कि सबसे एफिशिएंट एंड इन सभी को कनेक्ट करने के लिए छोटा रास्ता भी था। और जब स्लाइमोल की बनाई डिजाइन को टोक्यो की एक्चुअल रेलवे सिस्टम से कंपेयर किया गया तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल था। तो ये बेसिकली करता क्या है कि जहां जहां से ये गुजरता है वहां एक केमिकल छोड़ के जाती है, जिससे वो दोबारा उसी रास्ते में वापस नहीं आती। मतलब सोचो, उसको याद रहता है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, अब यहाँ से नहीं जाना। यानी बिना ब्रेन के भी नेचर ने इतनी कॉम्पिटिशनल पावर दी है कि ये डाटा प्रोसेस कर सकता है थ्रू केमिस्ट्री सिग्नल्स और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि मैथमेटिकली भी परफेक्ट है, और इस परफेक्शन के पीछे छुपा है एक सीक्रेट पैटर्न, फिबोनाची सीरीज। वैसे ये बहुत सिंपल है, बस सीरीज के हर नंबर अपने पहले दो नंबर्स का सम होता है, एंड सीरीज की स्टार्ट होती है 0 से, देन 1, देन 0 + 1 1, देन 1 + 1 = 2, 3,
5, 8, 13 एंड सो ऑन। लेकिन यही सिंपल से सीरीज का पैटर्न मिलता है यूनिवर्स के हर कोने पे, जैसे सनफ्लावर की सीड से लेके गैलेक्सी के स्पायरल तक, सी सेल्स के कवरिंग से लेके पाइनाकोन्स की डिजाइन तक, इवन ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शन में भी बहुत सी जगह पर मिलती है। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है गोल्डन रेशियो। 1.618 बड़ा फंटास्टिक चीज है एकदम। और इंटरेस्टिंग बात है कि फिबोनाची सीरीज एंड गोल्डन रेशियो दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड है। ये फिबोनाची सीरीज जितना आगे बढ़ती जाती है तो उसका एवरेज गोल्डन रेशियो यानी 1.618 के उतने पास आता जाता है। इसे डिवाइन प्रोपोर्शन बुलाते हैं, क्योंकि ये रेशियो 1.618 ना सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूला है, ये तो एक यूनिवर्सल फिंगरप्रिंट है जो ब्यूटी और बैलेंस दोनों बनाता है। चाहे वो स्पाइरल गैलेक्सी हो, डीएनए का हेलिक्स ट्विस्ट हो या एक सी सेल का कर्व, हर जगह यही हिडन सिग्नेचर मिलता है। और दुनिया के किसी भी इंसान को अगर देखने में सुंदर दिखाई पड़ता है तो उसके फेस का रेशियो इसी रेशियो के आसपास ही होगा। मतलब चाहे तुम एक लीफ को देखो या एक ह्यूरासिन को, उन दोनों के पीछे एक ही मैथमेटिकल रिदम छुपी है। जैसे नेचर खुद एक आर्टिस्ट हो और उस आर्टिस्ट का ब्रश हो मैथमेटिक्स। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें ये ए है रियल पार्ट एंड बी है इमेजिनरी पार्ट, एंड इसे कहते हैं आयोटा, जिसका वैल्यू होता है √(-1) के बराबर। अब अगर हम इस इक्वेशन को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं जिसमें सभी रियल पार्ट को लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड इमेजिनरी पार्ट को लेंगे वाई एक्सिस पे, तो हमें कुछ इस टाइप के ग्राफ मिलेंगे। और अगर हम इससे एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं लाइक ऐसे और कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं और दोबारा अलग अलग पॉइंट पर प्लॉट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा कि ये ग्राफ बाउंडेड है एंड किसी अनप्रेडिक्टेबल पाथ पे मूव करता ही जा रहा है, पर कभी कभी किसी किसी वैल्यू पे ग्राफ से बाहर भी चला जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ उन्हीं वैल्यू को कंसिडर करें जो कि बाउंडेड है और उसे कंप्यूटर पे रन करके देखें, तो इसका इमेज कुछ ऐसा मिलता है जिसे हम कहते हैं मेंडलब्रॉफ है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे रन करते ही जाते हैं तो एक फ्रैक्टल बनता है जो इन्फानाइट लगता है। आप इमेज के सेम जगह पर जूम करते चले जाओ, नए नए पैटर्न्स मिलते चले जाते हैं जो बड़े पैटर्न्स के बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हैं। ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरे पैटर्न पर जूम करते जाओ तो ऐसे इन्फानाइट ब्यूटीफुल पैटर्न्स निकलते हैं कि आपको लगेगा कि हर पैटर्न अपने आप में ही एक पूरा यूनिवर्स है। अब इस पर थीस्ट लोगों का मानना है कि ये जो सभी इक्वेशन, रेशियो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डीएनए से लेके पूरे यूनिवर्स तक जो भी सब कुछ है वो किसी ने डिजाइन किया है और उस डिजाइनर को कह देते हैं कि गॉड ने। सिंपल बात खत्म। लेकिन वही दूसरी तरफ एथिस्ट कहते हैं कि किसी के होने की जरूरत ही नहीं है, बस नेचर ने एक पाथ चूज किया जिससे वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर पाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सनफ्लावर के सीड्स जो कि स्पाइरली दोनों डायरेक्शन में होते हैं, क्लॉकवाइज 34 और एंटी क्लॉकवाइज 55, दोनों फिबोनाची सीरीज ही है। ऐसे ही पैटर्न्स कई फ्लावर में मिलते हैं, पर यह पैटर्न एक ऑप्टिमाइजेशन है जिसे मैक्सिमम सीड्स को सनलाइट और स्पेस दोनों मिल सके। इसलिए नेचर ने फिबोनाची सीरीज को फॉलो किया, जिससे कोई ओवर क्राउडिंग नहीं होती और एनर्जी का बेस्ट यूज होता है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो गए, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के ट्रायल एंड एरर यानी इवोल्यूशन के जरिए नेचर ने अपने आप को ऑप्टिमाइज करता गया। नेचर गलती करती है और फिर उन्हें सुधारती है, और हर जेनरेशन के माइक्रोस्कोपिक म्यूटेशन नेचर को और ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। पर हमें दूसरे साइड्स को भी देखना चाहिए। एक साइड तो बोल देते हैं कि किसी ने डिजाइन किया है, अच्छा लगता है, पर अगर कोई परफेक्ट डिजाइनर है तो फिर नेचर में इतनी गलतियां थी। जैसे ह्यूमन की लैरेंजियल नर्व जो डायरेक्टली थ्रोट तक जा सकते थे, पर ब्रेन से हार्ट तक जाते हैं फिर थ्रोट तक, इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत है क्या थी? सोचो जिराफ की क्या हालत होगी। उसके केस में तो 5 मीटर का एक नर्व है जो इजीली शॉर्टकट ले सकती थी, लेकिन इवोल्यूशन ने उसे कभी करेक्ट नहीं किया। या स्यूडो जीन्स की बात कर लो जो कि इनएक्टिव जीन्स है, अब उनका कोई काम नहीं। जैसे विटामिन सी सिंथेसाइज करने वाला जीन हमारे एंसेस्टर में काम करता था, लेकिन हम में नहीं करता क्योंकि हम फ्रूट से विटामिन सी लेते हैं। अगर कोई डिजाइनर होता तो इसे करेक्ट कर चुका होता। इवन फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो को भी लोग यूनिवर्सल परफेक्शन बोलते हैं, पर रियलिटी में सब जगह वो पैटर्न एग्जैक्ट कहाँ फिट होता है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स, ग्रासेस, क्रिस्टल फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। कभी कभी हम बस वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। कन्फर्मेशन बायस भी एक नेचर का एक इल्यूजन है। जहाँ मिलता है कह देते हैं कि देखो डिजाइन है, जहाँ नहीं मिलता वहाँ इग्नोर कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी गोल्डन रेशियो सिर्फ आइडियलाइज्ड मॉडल में ही दिखाई देते हैं, रियलिटी में नहीं। 1.618 और ई है तुम्हारा 1.2।
ही नहीं है। देंगे क्लब पर काम अरे आप कह रहे हैं हर फेस अलग होता है। और कौन कहता है कि अर्थ हमारे लिए ही बनी है? वोल्कानो, अर्थक्वेक, सुनामी, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, ये सब लाइफ के खिलाफ जाते हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं इसी धरती पे। जैसे डायनासोर के साथ हो चुका है, हो सकता है हमारे साथ कल को भी हो गए। शायद लाइफ तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है एक केओटिक सिस्टम का। 99.9% चांस से सिर्फ एक 0.1% ऑर्डर मिला और हमने बोल दिया कि ये हमारे लिए बना है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी डिबेट कि आखिर कौन है जो ये सब डिजाइन किया है, या फिर सब चीज अपने आप में ही एग्जिस्टेंस में आ सकती है। जैसे थीस्ट की मान्यता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी परफेक्ट रैंडमली नहीं हो सकती। जैसे डीएनए के अंदर बिलियंस ऑफ कोर्स है, एक सिंगल म्यूटेशन पूरे लाइफ और डेथ का डिफरेंस बना देता है। इतनी परफेक्ट चीज तो कोइंसिडेंस नहीं लगती ना। तो चलो मान लेते हैं कि किसी ने बनाया होगा, क्योंकि जो भी चीज क्रिएट हुआ है तो उसका क्रिएटर भी होगा। जैसे एक वाच जैसी छोटी सी चीज खुद नहीं बन सकती, तो उसे बनाने के लिए ह्यूमंस की जरूरत है। वैसे ही एक सेल या इतनी बड़ी गैलेक्सी भी डिजाइन के बिना पॉसिबल नहीं है। और बस इतना बोल के थीस्ट चुप हो जाता है। पर इस बात पर हमने एक चीज एज्यूम कर ली है कि कोई भी चीज अपने आप में एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। देखा जाए तो ये डिबेट यहाँ भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन को रचने वाला अगर कोई है तो सोचो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो सवाल आता है कि उसे किसने क्रिएट किया। और बस ये एक इन्फानाइट सवाल तक जाती है, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि एक चीज एग्जिस्टेंस में तभी आ सकती है जब उसे रचने वाला कोई हो। और एथिस्ट बोलते हैं कि एट लास्ट कुछ तो होगा जो अपने आप में ही एग्जिस्टेंस पर आएगी। तो ये सारा ब्रह्मांड क्यों नहीं आ सकती? क्या नीड है कि संसार के एग्जिस्टेंस के लिए कोई होना चाहिए? पर फिर भी एक बात है कि अभी तक ऐसी एग्जैक्ट कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला है जिसके आधार पर हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते कि संसार की रचना किसी के द्वारा हुई है और ना ही अपने आप में आ गई है। शायद ट्रुथ हमारे लॉजिक से बहुत बाहर है। शायद अभी हम उस लायक नहीं बने हैं कि सारे यूनिवर्स को समझ सके। पर जब वास्तविक सत्य आएगी, हो सकता है कई करोड़ साल भी लग जाए, पर जब आएगी वो हमारे ह्यूमन सोच के बहुत परे होगी। मैं यहाँ किसी को भी एथिस्ट या थीस्ट बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर भगवान के होने या ना होने की बात हो तो दोनों ही मान्यता पर आधारित है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि देखो तो बाहर एक कुत्ता बैठा है कि नहीं, तो एक साइड से आवाज आएगी कि हाँ कुत्ता जरूर बैठा है। फिर दूसरी साइड ने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं है। पर दोनों ही इतने आलसी है कि जाकर किसी ने नहीं देखा कि वास्तव में वहां कुत्ता बैठा है कि नहीं। पर प्रकृति की बात आए तो एथिस्ट का आर्ग्यूमेंट थोड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि नेचर अपने आप में ही कैपेबल है। उसे चलाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नियमों पर चलती है, किसी के इच्छा पर नहीं। कोई नहीं बैठा है प्रकृति के बाहर जो इसे चला सके। इट्स ए डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स। एट द एंड मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स लगती है इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने बनाया ही होगा। जैसे सभी संतों ने पूछा आखिर अंत में उत्तर तो बताओ कि भगवान है भी कि नहीं। तो सुनो कबीरदास कहते क्या है, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहीं ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समय। हाँ कहूँ तो नहीं है, क्योंकि अगर हाँ बोला तो तुम समझोगे कि मैंने तुम्हारे कल्पना के भगवान को हाँ कह दिया, जो किसी सातवें आसमान पर बैठा है और वहां से कैलकुलेट कर रहा है कि कौन कितने पाप के, कौन कितने पुण्य के, कौन ज्यादा मेरी पूजा कर रहा है, कौन मेरी पूजा नहीं कर रहा, और उसके आधार पर वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसे नर्क में भेजना चाहिए, किसे स्वर्ग में भेजना चाहिए। तो उस आधार में तो नहीं है। पर ना कहीं ना जाए, पर ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना या हाँ बोलने के लिए कोई अंदर तो होना चाहिए, यानी जो हमारी चेतना, जो हमारे प्योर सेल्फ जो अंदर है, तो वो फिर कौन है? ना बोलना असंभव है, क्योंकि ना बोला तो किसने बोला? भीतर कोई तो बैठा हुआ है। वही है भगवत्ता, वही है सत्य जो जान सकता है, समझ सकता है। तो इसीलिए कबीर बोलते हैं कि हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समय। वैसे हर जवाब एक नए सवाल की ओर इशारा करते हैं, और शायद यही सवाल ही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा जवाब हो। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज, एक नए सवाल के।